दिखाई देती है। अभी आने वाले 2 महीने के बाद आपको कुछ जो मटर के रेट हैं, आलू के रेट हैं, उनकी जो फसलें जब ज्यादातर निकल करके आएंगी तो उनके रेट सस्ते हो जाएंगे। अब वो कांग्रेस की सरकार होगी आलू, तो भी सस्ते होंगे, सौरभ भारतीय दुबे जी, जनता आलू पार्टी की मटर सरकार मत होगी तो कीजिए। भी सस्ते होंगे। आलू मटर का मत कीजिए, आप बताइए चीजें सस्ती कब होंगी। मैं कह तो रहा हूँ, ये आपको बता घुमाइए तो रहा मत कि विपक्ष ने कह दिया कि कोई काजू खाता होगा, कोई कुछ खाता होगा, कोई पर्सनल जाता होगा, वो सब मत बताइए। लोगों को बताइए कि लोगों को इतनी महंगी चीजें क्यों खरीदनी पड़ रही हैं बाजार से। क्या महंगा खरीदना पड़ रहा है, बताइए क्या महंगा है। बताइए आप, एक एक चीज बताइए, आलू के रेट में अगर आपको कितना अंतर दिख रहा है। सरसों तेल का रेट बताइए क्या है। देखिए, सरसों का तेल के रेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्याज का रेट बताइए क्या है, आलू का रेट बताइए क्या है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, आलू के रेट जो है वो अभी जो चल रहा है, आज से 1 महीने बाद उसमें बहुत गिरावट आ जाएगी। वर्तमान में जो रेट चल रहा है 40 रुपए 50 रुपए का रेट, अभी वो पेट्रोल डीजल एक का रेट क्या है। 30 रुपए में। हाँ, पेट्रोल डीजल का आपने सही मुद्दा उठाया। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब सरकार बार बार कहती है कि गाड़ी खड़ी कर दीजिए अपनी जहां पर आपको जो है, जब जब कोई कार्य ना करना हो। हमारी बहन टीना जो है वो चलती गाड़ी में डिबेट कर रही है। बताइए कि कितना इन लोगों को अरे डीजल कहीं और जा रही पेट्रोल होंगी, उनका महंगे की काम है। बात अब करती है। टीना जी गाड़ी में भी नहीं चल सकती हैं। आप नहीं पेट्रोल नहीं, 150 कर दीजिए, वो नहीं चलती चलेंगी गाड़ी गाड़ी में। में डिबेट कर रही हैं, एक आप लोगों घंटे को की पैदल डिबेट कर होगी दीजिए, 150 और रुपए इतना कर दीजिए पैसा वो पेट्रोल फूक डीजल। रही है अपनी गाड़ी में, डीजल में, पेट्रोल में। अभी मैं बताइए। पढ़ रहा था, क्रूड ऑयल $69.16 पर बैरल end of this quarter, according to the trading economics global macro models and analyst expectations। चलिए 80 लगा लीजिए। 2014 में $115 पर बैरल था, रेट था 76 रुपए पेट्रोल और 60 रुपए डीजल। तो डीजल तो देखिए, डायरेक्ट महंगाई से कनेक्ट करता है, सब्जियों की ढुलाई से लेकर हर चीज तक। अरुण कुमार के पास जा रहा हूं मैं। अरुण कुमार जी क्या कहेंगे आप, उसके बाद विजय जी देखिए, और ऐसा है कि नासिर जी आपके हमारा पास आ जो रहा हूं। इन्फ्लेशन का रेट है वो हम्म। काफी तेज है, क्योंकि उसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं आम आदमी के लिए। एक तो जो सब्जी है, फल है, उनके दाम, जो गेहूं, आटा, ये दालें, इन सब के दाम, तेल वगैरह के। और दूसरा एनर्जी। जब एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो देखना है कि ये वजह क्या है कि इन चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। जी सर। तो इनके पीछे वजह कई हैं, जैसे कि बेमौसम बारिश हो जाती है, गर्मी हो जाती है, और दूसरी तरफ सप्लाई बॉटलनेक हो जाते हैं। सप्लाई बॉटलनेक का मतलब कि बाजार में माल आ नहीं पाता। तीसरी बात इससे जो जुड़ी हुई है कि कॉरपोरेट सेक्टर ने अपने दाम काफी बढ़ाए हुए हैं और वेजेस नहीं बढ़ी हैं। ये भी डेटा आया है फिक्की का। तो कॉरपोरेट सेक्टर का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन जो रियल वेजेस है वो गिर गए हैं। तो इसलिए आम आदमी परचेज नहीं कर पा रहा है, उसके लिए जो परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। अगर जो तनख्वाह भी बढ़ती रहे उसी अनुपात में जिसमें दाम बढ़ रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। और ये तो संगठित क्षेत्र की बात है, असंगठित क्षेत्र में और भी ज्यादा परेशानी है। वहां पे तो जो तनख्वाहें और भी कम होती हैं। जो अभी राहुल गांधी जी का आपने इंटरव्यू दिखाया, जो उसमें ई श्रम पोर्टल में बताया जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र में 10,000 रुपए से कम लोग कमाते हैं। 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 94% 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है, क्योंकि उनकी जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें ये खाने पीने की वस्तु और एनर्जी, इन्हीं का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जब इनके दाम बढ़ जाते हैं, और इनके दाम बढ़ने में हमारा टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एक्साइज ड्यूटी है, जो हमारा वैट है, यानी सेल्स टैक्स है, वो काफी तेज हो गया था। जब जो हमने देखा पैंडेमिक के दौरान, जब पेट्रोलियम गुड्स के दाम गिरे तो सरकारों ने जो अपना वैट बढ़ा दिया, उन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया। उसकी वजह से फिर दाम बढ़े हुए हैं। जैसे आपने सही कहा कि जो क्रूड के दाम गिर गए, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं कंपेयर टू 4-5 साल पहले जो हालत होती थी। उसके पीछे टैक्सेशन है। तो यानी कि अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है तो हमको फिस्कल पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें सप्लाई बॉटलनेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारे गरीब आदमी हैं उनके लिए जो जीएसटी की परेशानी है, कि जो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उत्पादन है जी उसको सर। जीएसटी से बहुत परेशानी है। तो जीएसटी की परेशानी भी उनको झेलनी पड़ रही है। और फाइनली मैं कहूंगा कि जो हमारी काले धन की कमाई है, काली कमाई बहुत ज्यादा असर डालती है इस सब पे। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो दिखाते नहीं है आमदनी, और टैक्स नहीं देते। तो टैक्स नहीं देते तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाते हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाते हैं तो उससे हमारे दाम तेज जाते हैं। तो अभी हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो करीब 7% है जीडीपी का, और इनडायरेक्ट टैक्स है 11%। तो 11% मतलब कि ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स से लेते हैं, जबकि हमें ज्यादा डायरेक्ट टैक्स से लेना चाहिए। तो ये सरकार की नीतियां यानी फिस्कल पॉलिसीज हैं। अच्छा, आरबीआई कोशिश करता रहता है, लेकिन आरबीआई के हाथ में है नहीं
कि वो जो एनर्जी के दाम कर दे या वो खाने पीने की वस्तुओं के दाम कर जी दे। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का उस पर असर नहीं पड़ता है। और दूसरा उसका असर ये होता है कि हमारे जो ग्रोथ है, ग्रोथ में परेशानी है इस समय, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वगैरह ज्यादा हैं और डिमांड कम हो गई है। क्योंकि जब लोगों के पास खाने पीने का नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाती है मार्केट में तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो यानी कि ये महंगाई का असर गरीबी पे भी है और महंगाई का असर हमारे ग्रोथ पे भी है। तो इसलिए महंगाई को कम करना बहुत अहम है। बिल्कुल। इसलिए जब सरकार की गरीब नीतियां जी। सही हो तो उससे हमारा जो महंगाई है वो कम होगा। जीएसटी को तो सर इसलिए लाया गया था कि टैक्सेशन का सरलीकरण किया जा सके, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है गंगा उल्टी बह रही है। विजय सरदाना जी, आपका क्या टेक है इस पर? ये जो सिचुएशन फिलहाल है, जिस मामले को विपक्ष ने भी एस्केलेट किया है, लोगों के सामने एक दिक्कत तो है ये। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और हमारी जो जमीन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके कारण या तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या स्टैग्नेंट है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में सुधार नहीं हो रहा है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। आप बात कर रहे हो लहसुन की। लहसुन करीब 3.5 मिलियन टन पैदा होता है, जो इस बार कम हुआ है करीब 1 मिलियन टन के आसपास। कारण कुछ भी हो सकते हैं, वेदर है, फ्लडिंग है, सब कुछ है। हम लोग अब लहसुन आयात कर रहे हैं। करीब 20-25 हजार टन जो लहसुन आयात हो रहा है उसकी कीमत है 140 रुपए किलो। अब सवाल इस बात का है कि अगर हिंदुस्तान में 140 रुपए से नीचे अगर लहसुन मिलता तो कोई आयात नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर 140 रुपए का लहसुन मिल रहा है और फिर भी व्यापारी खरीद रहा है, इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक मार्केट में रेट उससे भी ऊपर है। ये बात कर रहा हूं मैं होलसेल लेवल की। जब आप 200 रुपए के आसपास या 150 रुपए के आसपास अगर लहसुन होलसेल में होगा तो रिटेल में आते आते आपको पता ही है कि 5 रुपए की सब्जी मंडी में आते आते 50 हो जाती। तो अगर 400 रुपए का लहसुन बिक रहा है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने लहसुन की डिमांड सप्लाई पे ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान में खपत कितनी है और हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितना है। मुख्यतः दो ही राज्य हैं जहां लहसुन का प्रोडक्शन होता है, एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान। बाकी जगह बहुत कम होता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और उन्होंने लहसुन की पैदावार पे कोई कार्रवाई नहीं करी होगी, इसीलिए वहां पे प्रोडक्शन कम है। तो ये तो थे आंकड़े। अब सवाल इस बात का आता है कि जब आप महंगाई की बात कर रहे हो, आप इस बात को सोचिए कि दुबई जैसे जगह पे, मिडिल ईस्ट जैसी जगह पे जहां कोई सब्जियां पैदा नहीं होती हैं, वो सब पूरी दुनिया से आयात करते हैं, वहां महंगाई क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वहां पे कंज्यूमर के हितों में ऐसे कानून बनाए गए हैं कि अगर किसी भी सुपरमार्केट को या रिटेलर को अगर सब्जियों के दाम बढ़ाने होंगे तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा आयात महंगा हो गया। हिंदुस्तान में जब हमें पता है कि डिमांड सप्लाई इंबैलेंस है, हमें यह भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में टोटल खपत लहसुन की कितनी है, प्याज की कितनी है, आलू की कितनी है। आपको जो आंकड़े मिलते हैं वो प्रोडक्शन के आंकड़े मिलते हैं, कंजम्पशन के आंकड़े नहीं मिलते हैं। इसका मतलब हमें यह पता ही नहीं कि भारत में कंजम्पशन कितनी है। बगैर कंजम्पशन के आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे। जब आपकी प्लानिंग नहीं है तो मेरा निवेदन है कि आप मिडिल ईस्ट में कैसे प्राइस कंट्रोल किए जाते हैं, कम से कम कांग्रेस की राज्य सरकारें वो एडॉप्ट करें और बीजेपी की सरकारों को बताएं कि कैसे महंगाई कंट्रोल की जाती है। कांग्रेस भी नहीं करती, बीजेपी भी नहीं करती, एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, करके कोई नहीं दिखाता। मैं सर एक चीज और इस पर फोकस में लाना चाहूंगा। कोई 1000 रुपए महीना दे रहा है, कोई 2100 रुपए महीना दे रहा है, कोई 2500 महीना दे रहा है, कोई 5000 पर मंथ का वादा कर रहा है, कोई 8000 पर मंथ का वादा कर रहा है। तो ये जो पैसा है वो डायरेक्ट जनता की जेब से निकलेगा और आप टैक्सेशन में रियायत की तो सोच ही नहीं सकते। जहां आप करोड़ों लोगों को फ्री में अनाज खिलाने की प्लानिंग कर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाकर आप लोगों को फ्रीबीज बांट रहे हैं। देखिए, बात बहुत सीधी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे जनता का भरोसा नहीं रहा। उनको पता है कि ये सिर्फ अपने कुर्सी के लिए आते हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो फिर जनता को जो लॉलीपॉप दिखाई जाती है, जनता को लगता है शायद यही मिल जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट तो कुछ दिखाएंगे नहीं। आप चाहे दिल्ली में देख लें, इनका ये कहना कि हम अमीर से अमीर आदमी को फ्री मेडिकल केयर देंगे, मतलब आप अमीर से अमीर आदमी को भिखारी के दर्जे पे बैठा दो लाके।
इतनी हिम्मत आज पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है कि वो ये कह सके जनता को कि देखिए हम ये कदम उठा रहे हैं, यहां पे ये आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज के 2% को कष्ट होगा, बाकी 50% या 100% को फायदा होगा। आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी मॉरल स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो जनता के सामने जाके ईमानदारी से डेवलपमेंट प्लान दिखा सके। एक मैनिफेस्टो में बता दीजिए जहां पे डेवलपमेंट की बात हो, सब फ्रीबीज बांटने में लगे हुए। संजीव नासियार जी, संजीव नासियार जी, घुमा फिरा के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही आ गई। इसके बाद मैं टीना जी और अरुण जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव नासियार जी। विवेक जी, 2014 में देश में जब नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया था पूरे देश ने, तो आपको ध्यान होगा उस टाइम पे बहुत अच्छे दिन लाने का एक वायदा किया गया था। और यूपीए और कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके की महंगाई की वो चर्चा करते थे, जिस तरीके से रोज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर शोर मचाते थे, उन सब चीजों को ध्यान में रख के देश की जनता ने उनको मौका दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रायोरिटीज ना आम जनता को कोई रिलीफ देने की है, ना शिक्षा पे काम करने की है, ना महंगाई पे काम करने की है, ना बेरोजगारी पे काम करने की है। और अभी दोनों अर्थशास्त्रियों को मैं सुन रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लानिंग करने का किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अगर कोई चीज है तो सिर्फ एक चीज है कि भाई और भाई को लड़ाओ, धर्म से धर्म को लड़ाओ। आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने महंगाई कम करने का जो तरीका सजेस्ट किया है, उसमें कम से कम जो 10,000 से 15,000 रुपए कमाने वाले परिवार अगर दिल्ली में सर्वाइव करने की पोजीशन में है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। ये फ्री भी नहीं है। टैक्स का पैसा जब जनता के लिए यूज होता है और उसके बाद प्रॉफिट का बजट दिया जाता है, तो इससे बेहतरीन सरकार क्या हो सकती है? दिल्ली के अंदर बिजली का जो एक्सपेंसेस है वो यूपी, बिहार और दूसरे स्टेटों से कम है। यहाँ पे पानी सस्ता है, यहाँ पे